बच्चों, मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सोनल पांडे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, जो आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। और ये आपके 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पहला जो क्वेश्चन है आपका डीएनए और आरएनए है। कह रहा है कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है और ये न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे को मिलता है और हमारे को हमारे बच्चों में जाएगा, हमसे जो है हमारे बच्चों में जाता है। तो ये जो है ट्रांसफरेबल इनहेरिटेबल है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, ऐसे ही ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हुए हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। न्यूक्लिक एसिड जो है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे कि डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रतिलिपि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो डीएनए है खुद से रेप्लिकेशन करता है, यानी कि अपनी जो है कॉपी खुद ही बनाता है, यानी कि डीएनए से ही नया डीएनए बनता है। कैसे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी इसका आंसर मुझे बताएंगे आप कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन, प्रतिलिपि। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है मेरे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे कोई करेगा। क्वेश्चन है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोई मुझे बताएगा। बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी मुझे आंसर देंगे आप कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हम पहले समझेंगे, रिकॉल करते हैं थोड़ा। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हमने रेप्लिकेशन बोला, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला। वैसे ही आरएनए से प्रोटीन बनता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेरे बच्चों ट्रांसलेशन। होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीएनए की लंबाई मापी जाती है। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है ये बात कि डीएनए की लंबाई जो है न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर मापी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज यानी कि 5x174 में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। फिर से मेरे बच्चों, ये जो है आपके सेकंड पेज के एनसीईआरटी के सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ से डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है। इसका आंसर होगा ये बी, 5386। इतने जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स आपके बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजनस बेसिस कितने प्रकार की होती हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यूरिन और पैरामिडिन। हाँ, मैंने पहले बोला ना कि नाइट्रोजनस बेसिस 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और पैरामिडिन। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्यूरिन और पैरामिडिन है क्या है। देखते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नॉन। अभी तो हमने पढ़ा इसको, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कहता है कि प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं। फिर से मेरे बच्चों, प्यूरिन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो 10th का आंसर विल बी सी, बोथ ऑफ देम, यानी एडेनिन और ग्वानिन जो है दोनों प्यूरिन ही होते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पैरामिडिन कितने प्रकार के होते हैं। पैरामिडिन जो है ये भी एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हो रहे थे, कौन कौन से? प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन 2 तरह के हुए, एडेनिन और ग्वानिन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड नाइट्रोजनस बेस पैरामिडिन के बारे में। पैरामिडिन जो है
ये 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। आंसर विल बी डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। थायमीन उपस्थित होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। यूरेसिल, सॉरी बच्चों थोड़ा वर्ड मीनिंग जो है मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। यूरेसिल उपस्थित होता है, यूरेसिल मेरे बच्चों आरएनए में होता है, क्योंकि आरएनए में, डीएनए में और आरएनए में उनकी जगह पे क्या होता है, डीएनए की जगह सॉरी डीएनए में थायमीन उपस्थित होता है और आरएनए में थायमीन की जगह यूरोसिल उपस्थित होता है। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि थायमीन का रासायनिक नाम क्या है। मेरे बच्चों ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में रिपीट किया गया है, मे भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकता है, मे भी नहीं भी पूछे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक टफ क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी की लाइन से उठाई गई ये भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी सी। आप एनसीईआरटी के 3rd पेज को पढ़ेंगे तो 3rd पेज के 2nd पैराग्राफ में ये दे रखा है कि थायमीन जो है उसका केमिकल नेम क्या होता है, 5-मेथाइल यूरेसिल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। आपसे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए अधिक सक्रिय क्यों होता है। आपको भी अच्छे से पता है डीएनए थोड़ा कम सक्रिय होता है आरएनए की कंपैरिजन में, इसीलिए उसे जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रखा गया है। आरएनए जो है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्यों में भाग लेता है, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। ठीक है, डीएनए बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल का गुण ही होता है कि उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो सक्रिय नहीं होने चाहिए, आसानी से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि आरएनए सक्रिय अपने OH ग्रुप के कारण होता है। हमको पता है जैसे हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 जो होता है उस पर एक एडिशनल OH प्रेजेंट होता है, किस में, आरएनए में, इसलिए आरएनए ज़्यादा एक्टिव होता है डीएनए के कंपैरिजन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डीएनए कैसा होता है। डीएनए का नेचर बच्चों कैसा होता है, इसे एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि डीएनए का जो नेचर होता है एसिडिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेडरिक मेशर ने क्या दिया था। फ्रेडरिक मेशर ने मेरे प्यारे बच्चों दिया था न्यूक्लियन के बारे में। ठीक है, आप एनसीईआरटी उठा के देख सकते हैं। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दी थी। डबल हेलिकल मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दी थी। मोरिस और मोलिकन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था, उन्हीं के आधार पे इन्होंने बताया, किसने, वाटसन और क्रिक ने बताया कि जो डीएनए होता है डबल हेलिकल मॉडल होता है। आंसर विल बी हियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर विल बी डी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों डीएनए के स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल सभी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो एडेनिन जो है डीएनए में थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि 2 हाइड्रोजन बंध के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बनाता है, लेकिन इनके बीच में सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आंसर विल बी बी। ठीक है, आज एंड करते हैं यहीं पे सेशन। अगर आपको मेरे ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों।